आज हम साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। साम्यवादी विचारधारा मूलतः संरचनात्मक स्तर पर वर्ग विहीन समाज का समर्थन करती है और विश्व में सोवियत संघ ऐसा पहला देश है जिसने संवैधानिक स्तर पर साम्यवादी विचारधारा को अपने देश का मूल सिद्धांत बनाया और इस पे सोवियत संघ में 15 राज्य शामिल थे जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा पर आधारित शासन व्यवस्था को अपनाया था, जिसका अंत 1991 में सोवियत रूस के विघटन के साथ हो गया। साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स थे और जैसा कि मैंने बताया कि साम्यवाद के अंतर्गत संरचनात्मक स्तर पर वर्ग विहीन समाज के विचार पर आधारित यह सिद्धांत है, अर्थात यहाँ पर पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों की अनुपस्थिति रहेगी और सभी वर्ग समाज में बराबर होंगे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे और इन्होंने साम्यवाद को एक ऐसा दर्शन बताया जो कि समाजवाद से भी आगे की विचारधारा थी। समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा अंतर है। समाजवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर समाज का आधिपत्य होता है सरकार के माध्यम से और सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि साम्यवाद वह सामाजिक अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार प्रतिफल उपलब्ध कराया जाता है। यानी समाजवाद में व्यक्ति को उसके कार्यानुसार प्रतिफल उपलब्ध होता है, जबकि साम्यवाद में व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल उपलब्ध कराया जाता है ताकि समाज में आर्थिक स्तर पर कोई भी वर्गभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, व्यक्ति को उसकी आवश्यकता से अधिक संपत्ति प्राप्त न हो। यहाँ पर निजी संपत्ति का पूर्णतः अस्तित्व समाप्त होता है। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत समाजवाद और साम्यवाद के साथ साथ पूंजीवाद को समझना भी ज़रूरी है। पूंजीवादी विचारधारा व्यापारी वर्ग के लाभ को समर्थन देती है, जिसके अंतर्गत मजदूरों का शोषण और उनसे कम दर पर अधिक काम यानी कम प्रतिफल देकर उनसे कार्य अधिक लिया जाने का विचार प्रमुख है। रूस की साम्यवादी विचारधारा का असर जर्मनी पर भी पड़ा और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1961 में एक दीवार बनाई गई जो बर्लिन को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती थी। पूर्वी बर्लिन जो था वह साम्यवाद का समर्थक था और पश्चिमी बर्लिन पूंजीवाद का समर्थक था। मतलब इस क्षेत्र के रहने वाले लोग इन विचारधाराओं को मानते थे और बर्लिन की यह दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी और यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, जो कि 1989 में 9 नवंबर 1989 में वहाँ के लोगों द्वारा ही जनता द्वारा तोड़ दी गई। सोवियत प्रणाली, सोवियत रूस की साम्यवादी शासन से संबंधित प्रणाली के बारे में हम इसके अंतर्गत बताएंगे। 1917 की क्रांति के बाद यूएसएसआर का गठन हुआ, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी वह मजदूर वर्ग के समर्थन पर आधारित थी, सर्वहारा वर्ग के समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी और पूंजीवाद के विरोध में थी। इस क्रम में सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी और जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध किया गया और राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था को रखा गया। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत वितरण की व्यवस्था सरकार के हाथों में थी, जहां नागरिकों को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें यानी उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की चीज़ें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा लोक कल्याण की चीज़ें समानता के सिद्धांत के आधार पर दी जाती थीं। राज्य व पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दी गई थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता या महत्व दिया। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध व राज्य के नियंत्रण में थी, यानी सरकार जो नीतियां बना देती थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत साम्यवादी नीतियां वही पूरे देश पर लागू होती थी। इसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता था। विरोध करने की नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी।
अर्थव्यवस्था व संसाधन बहुत उन्नत थे। सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात आदि उपलब्ध थे और सोवियत संघ की संचार प्रणाली भी बहुत उन्नत थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विनाश हुआ था, उस अवस्था में सोवियत प्रणाली ने रूस को एक मजबूत आधार प्रदान किया और पूरी तरह से शासन का और अर्थव्यवस्था का कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत केंद्रीकृत हो जाने के कारण सोवियत रूस की स्थिति बहुत मजबूत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद विश्व के अन्य देशों के सम्मुख सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा और विश्व के अन्य देशों के सम्मुख सोवियत संघ को टक्कर देने वाला एकमात्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। हथियारों की होड़ में भी सोवियत रूस ने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक केवल अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार थे, लेकिन 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। अब हर क्षेत्र में अमेरिका को सोवियत रूस के द्वारा चुनौती मिलने लग गई थी। सोवियत रूस ने अपनी सरकार के माध्यम से अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं थी पूरी तरह से पूर्ण हो रही थीं। लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें कम दर पर मिल जाती थी और वहाँ पर बेरोजगारी की भी समस्या अब नहीं थी। तो इस तरह विश्व में दो शक्तिशाली देश नज़र आने लगे थे, सोवियत संघ और अमेरिका, और विश्व दो गुटों में बढ़ गया, जिसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और फिर शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत रूस के विघटन के साथ हुई। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ और सोवियत संघ के विघटन के समय भूतपूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया और विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने विघटन की घोषणा के एक दिन पूर्व ही पद से त्याग कर दिया। सोवियत संघ के विघटन के बहुत से कारण हैं, जिनमें गोर्बाचोव की नीतियों को भी प्रमुख माना जाता है। 11 मार्च 1985 को मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ नवीन सुधार किए, कुछ नए सिद्धांत और नीतियाँ बनाई, जिन्हें रूसी भाषा में उस्कोरिनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट कहा जाता है। यह खुलेपन से संबंधित नीतियाँ थी, यानी इसके अंतर्गत जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें वे केंद्रीय सत्ता का भी प्रतिरोध कर सकते थे और इन्होंने जनता ने अपनी अभिव्यक्ति जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध के रूप में करनी शुरू कर दी और साम्यवादी विचारधारा को धीरे धीरे पूंजीवादी विचारधारा में बदलने का कार्य प्रारंभ होने लगा। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, ये लोगों में बहुत लंबे समय से बैठी हुई साम्यवादी विचारधारा को बदलने लगी। अब रूस का माहौल बदलने लगा था, वहाँ के लोग साम्यवादी विचारधारा से उबने लगे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अंकुश से लोग त्रस्त हो चुके थे और गोर्बाचोव ने जो नवीन नीतियाँ लागू की, उनके कारण लोगों में खुलापन आया और उन्होंने खुलकर साम्यवादी सरकार का विरोध करना शुरू किया, जिसके कारण उसकी परिणति सोवियत संघ के विघटन के रूप में हुई। तो गोर्बाचोव की खुलेपन की नीतियाँ तो तत्कालिक कारण थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का रहा, जिससे जनता ऊब चुकी थी, ये त्रस्त हो चुकी थी, क्योंकि वह साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत निजीपन का कोई स्थान नहीं था और अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सभी जनता के लिए, सभी वर्गों के लिए एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। वहाँ पर कोई नवीनता या नवीनीकरण की संभावना भी नहीं थी और एक जैसी अर्थव्यवस्था से, एक जैसे शासन से जनता त्रस्त हो चुकी थी और मानव स्वभाव के विपरीत था साम्यवादी शासन, क्योंकि मनुष्य हर समय एक नवीनता चाहता है अपने जीवन में और ये साम्यवादी विचारधारा जो थी वो एक स्थायित्व और जड़ता को लागू करती थी, जिसका विरोध होना स्वाभाविक था। सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख कारण कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश होना था, क्योंकि 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में शासन किया और एक ही दल के अंतर्गत केंद्रीकृत हो जाने के कारण जो पूरी अर्थव्यवस्था थी और लोगों की मनोदशा थी वह सरकार से अब ऊब चुकी थी और कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार भी अब समाप्त होने लगा था।
गोर्बाचोव की नीतियों ने तो जनता को शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया ही, साथ ही साथ राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता की इच्छा के कारण लोगों ने अब कम्युनिस्ट पार्टी के अधिनायकवादी शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। अब सोवियत रूस जो है वो अंदर से कमज़ोर भी होने लगा था, क्योंकि परमाणु हथियारों की होड़ के कारण सोवियत सरकार का जो जन कल्याणकारी कार्य योजना चल रही थी वह प्रभावित होने लगी थी, और अब सरकार जो है वह हथियारों के निर्माण पर जोर देने लगी थी, जिसके कारण सोवियत रूस में औद्योगिकीकरण भी पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर निजी क्षेत्र की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था में स्थायित्व था, उत्पादन वितरण की एक बंधी हुई व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत कोई भी नया विकास या नए उद्योग की संभावनाएं नहीं थी। सरकार के जो संसाधन थे वो केवल लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित थे, और अस्त्र शस्त्र की दौड़ के कारण सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था अब थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी, जिसके कारण सोवियत रूस का धीरे धीरे विघटन होने लगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर ले जाने के लिए एक नए प्रकार के मॉडल को अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है, अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी साम्यवादी शासन का तो विघटन हो गया था, अब इसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था को पुराने साम्यवादी ढांचे से नए पूंजीवादी ढांचे की ओर अग्रसर करना था। यानी साम्यवाद से रूस की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की ओर ले जाना था। तो इसके लिए एकदम से परिवर्तन करने की जो नीति है वह शॉक थेरेपी कहलाती है। अर्थात शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्यों की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक मालिकाना हक के ढांचे को अपनाया गया। यानी सरकार ने निजी संपत्ति को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया, और इसके अंतर्गत पूंजीवादी पद्धति से खेती करना आरंभ किया, और पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार पर जोर दिया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी जो थी वो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का एक बेहतर तरीका नहीं थी, क्योंकि सुधार के कार्य एकदम से लागू नहीं किए जा सकते, उन्हें धीरे धीरे एक क्रम से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था कुछ एक दो प्रमुख निर्णय लेकर के नहीं बदली जा सकती, बल्कि इसको बदलने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। कुछ समय लगने के बाद ही रूस की अर्थव्यवस्था जो थी वो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बदल सकती थी, और शॉक थेरेपी ने उसे एकदम से बदलने का प्रयास किया, जिससे कि रूस को नुकसान भी हुआ। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। रूसी गणतंत्र के देश स्वतंत्र हो गए, अलग अलग छोटे छोटे राज्य के रूप में रूस का विघटन हो गया, और लगभग 70% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। अर्थात निजीकरण के कारण रूस की अर्थव्यवस्था बिखर गई। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप असमानता में वृद्धि हुई। रूस की अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत दिनों से समानता पर आधारित थी, संरचनात्मक स्तर पर वहाँ पर वर्ग भेद को समाप्त कर दिया गया था, परंतु अब रूसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी परिवर्तन आने लगे, और गरीबी का भी प्रसार हुआ, लोगों में असंतोष की भावनाओं का विकास हुआ, और रूसी मुद्रा, जिसे रूबल कहा जाता है, उसकी कीमत में भी गिरावट आने लगी। इस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को अभी प्राथमिकता नहीं दी गई थी। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के कारण आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई, और पर्याप्त स्थान दिया गया निजीकरण को, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। रूस से अलग हुए राज्यों ने जल्दबाजी में संविधान निर्माण किया, और अपने देश का जो प्रशासनिक ढांचा बनाया उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया, और जनता को लोकतांत्रिक शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाई। जैसा रूस ने चाहा था उस तरह से प्रशासन का राजनीतिक लोकतांत्रिकरण नहीं हो पाया। इस तरह से सोवियत रूस का विघटन हो गया, और भारत के सोवियत रूस से संबंध अच्छे रहे। शीत युद्ध काल में भी भारत को सोवियत रूस से आर्थिक सहायता मिली। राजनीतिक क्षेत्र में भी सोवियत रूस ने भारत की नीतियों का समर्थन किया, खास करके 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान
भारत को सोवियत रूस से सहायता प्राप्त हुई, सैन्य सहायता, सैन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपकरण आदि की भी सहायता रूस के माध्यम से भारत को प्राप्त हुई। और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भारत और रूस के संबंध हमेशा अच्छे रहे। भारत और रूस के संबंध काफ़ी अच्छे रहे, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते थे, अर्थात विश्व में कोई एक शक्ति या दो शक्ति ना हो, बल्कि सभी देश अपने अपने स्थान पर मजबूत हों और हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाएं और इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। यह भारत और रूस दोनों का ही विचार रहा है और इसके तहत भारत और रूस दोनों ने विश्व ध्रुवीयता का विरोध किया और यह गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित ही विचार रहा है।